नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वक्फ बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का आया बयान। कहा, अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ, न्याय और समानता के युग की शुरुआत, सभी दलों का आभार। राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से झटका, 200 रुपए जुर्माना, समन रद्द करने की मांग खारिज। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था। पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले का मामला, बीजेपी ने कहा ममता बनर्जी को जेल भेजेंगे, सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दिल्ली एनसीआर में 1 साल तक पटाखे बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी एयर प्यूरिफायर नहीं लगा सकते। इंजीनियर बोला, पटाखों से पर्यावरण होता है साफ। एक साथ जली 8 चिताएं, बेटी ने दी मुखाग्नि। खंडवा में कुएं में जहरीली गैस से हुई थी मौत, एक को बचाने में 7 जानें गई। 17 राज्यों में आंधी, झारखंड में ओले गिरने का अलर्ट। हैदराबाद में भारी बारिश, 4 मीनार का प्लास्टर उखड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राम मंदिर, आर्टिकल 370, 3 तलाक, सीएए, यूसीसी और वक्फ संशोधन बिल के बाद अब विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आखिर जातिगत जनगणना कब। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर, आर्टिकल 370, 3 तलाक, सीएए, यूसीसी और ताजा वक्फ संशोधन बिल जैसे कदमों ने न केवल बीजेपी के मूल समर्थकों को खुश किया, बल्कि देश की राजनीति को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। अब जब ये बड़े लक्ष्य सरकार हासिल कर चुकी है या उनकी दिशा में मजबूत कदम उठाए जा चुके हैं, तो सवाल उठता है कि सरकार का अगला कदम भला क्या होगा। सरकार के एजेंडे में भले ही आगे कुछ भी हो, लेकिन सरकार यहीं पर रुकने वाली नहीं, क्योंकि सदन में बीजेपी सांसदों के तेवर सब कुछ बयान कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी अपना एजेंडा साफ कर दिया है। हालात चाहे जो भी हो, जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरने से अब पीछे नहीं हटने वाली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से जाति जनगणना जल्द कराने की मांग की, सदन के अंदर उठाई और सरकार को फिर घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना भी शुरू कर दी गई है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जैसे अपने शरीर की पड़ताल के लिए हमें पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उसी तरह जनगणना किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होती है। जनगणना बहुत महत्व का काम होता है। इसमें काफी बड़ी तादाद में लोग लगते हैं। उनको पॉपुलेशन के आंकड़े, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली स्ट्रक्चर्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और कई की पैरामीटर्स की पड़ताल करनी होती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और 71-72 में भारत पाक युद्ध के बावजूद जनगणना हुई थी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इतिहास में पहली बार सरकार ने रिकॉर्ड देरी की है। आप चाहते हैं तो जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी संभव है, क्योंकि आप SC ST के डाटा कलेक्ट करते ही हैं, अन्य जातियों का भी कर सकते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना और जनगणना दोनों पर ये सरकार मौन है। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस लंबे समय से मुखर रही है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो साल 2018 में मोदी कैबिनेट के मंत्री राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि 2021 की जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती के साथ कराई जाएगी। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने इसे इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने हर मंच से सरकार की जाति जनगणना पर जमकर सरकार को घेरा। ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे।
ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जुलाई 2022 में लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्र ने साफ कर दिया था कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत सिर्फ एससी और एसटी जातियों की गिनती ही की जा सकती है, ओबीसी की नहीं। अब जब मोदी 3.0 की सरकार वक्फ बिल को लाकर फ्रंट फुट पर खेल रही है, ऐसे में कांग्रेस ने जाति जनगणना का तीर फिर से बीजेपी को मारा है। कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और कल्याणकारी कार्यक्रम जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। लंबी देरी के कारण लाखों नागरिक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के पहुंच से बाहर हो चुके हैं। नीति निर्माताओं के पास आम फैसला लेने के लिए जरूरी और भरोसेमंद डाटा नहीं है। लेटेस्ट और सटीक जानकारी के बिना आप कोई नया काम ठीक से नहीं कर सकते। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तत्काल जनगणना का काम शुरू हो और जाति जनगणना दोनों भी जल्दी कराना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं। जातिगत जनगणना की मांग अक्सर विपक्ष उठाता है, फिर चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो या बीजेपी। इसे करवाने की मांग उठाने वालों का तर्क रहा है कि इससे जो आंकड़े सामने आएंगे, उस आधार पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचाया जा सकेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। असलियत तो यह है कि बीजेपी ने शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हमेशा साजिश करी है। वो रिजर्वेशन के भी खिलाफ है, वो संविधान को भी बदलना चाहते थे और ये बात उन्होंने लोकसभा के चुनावों में बार बार कही। अब सवाल यह है, और पहला सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना की मुखालिफत बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? बीजेपी सरकार ने अपने पिछले 2 कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल के पहले 10 महीनों में कई बड़े और विवादास्पद मुद्दों पर कदम उठाए हैं। राम मंदिर, 370 के साथ साथ 3 तलाक को निरस्त करना और सीएए को लागू करना इसी का नतीजा रहा है। लेकिन जाति जनगणना के मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने का बात की है। ये this polity has to be understood, and I will tell you, 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। बीजेपी के पिटारे में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक असर है। मथुरा और वाराणसी का मुद्दा ऐसा ही है जो घोषणा पत्र में शामिल तो नहीं रहा, पर बीजेपी न्यायालय के जरिए इसका समाधान चाहती है। लेकिन जाति जनगणना कब होगी? जाति जनगणना पर सरकार का स्टैंड क्या है? आखिर इस मुद्दे से सरकार बच क्यों रही है? ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जागृति मंच रोपड़ ने सोशल मीडिया और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को लेकर विदेशों में असामाजिक तत्वों द्वारा दी जा रही धमकियों के खिलाफ आज डिप्टी कमिश्नर रोपड़ को एक मांग पत्र सौंपा है। इस मौके पर मंच के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि उक्त धमकी के बाद बाबा साहब की प्रतिमाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए और माहौल खराब करने की मंशा रखने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगली अहम खबर चंडीगढ़ से, जहां भाजपा विधायक दल के दफ्तर में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। नवरात्रि के सप्तमी में यह हवन पूजन यज्ञ किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह हवन और यज्ञ का कार्यक्रम किया है। नवरात्रि के सप्तमी में यह हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा के 60 फीट रोड स्थित सीनियर श्री राम मॉडल हाई स्कूल के बाहर अभिभावकों ने फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप था कि इस साल बच्चों की फीस में 25 से 26% की वृद्धि की गई है, जिसमें स्कूल के बिल्डिंग चार्ज भी जोड़े गए हैं, जो गलत है। स्कूल की प्रिंसिपल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फीस में केवल 10% की वृद्धि की गई है और बिल्डिंग चार्ज का कोई भी प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल कुछ अभिभावकों की फीस माफ की गई थी और इसका लिखित डाटा उनके पास मौजूद है। अभिभावकों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस जाकर समस्या रखने के लिए कहा गया। इसके बाद अभिभावक स्कूल के बाहर से लौट गए। हमें चौकी में सूचना मिली थी कि श्रीराम स्कूल में कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं और कुछ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम मौके पर आए, उनसे बात की, भाई तो आपकी क्या समस्या। उन्होंने बताया कि स्कूलों की एनुअल चार्ज वगैरह बढ़े हुए हैं, बच्चों की स्कूल की फीस एक दुकान से ही मिलती है हमें। तो उनको समझाया गया, उनसे कहा गया कि संबंध में अपना डी ऑफिस में जाके अपनी मांग रखें और उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। जो वहाँ से SOP जारी होगी वो उसको फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पर दो बच्चे पढ़ रहे हैं। दोनों बच्चों की स्कूल की फीस में 26-25% के आसपास वृद्धि की गई है। हम लोगों ने उसका विरोध किया गया तो उन लोगों ने ये बोला है कि आपको यहाँ पढ़ाना है पढ़ा लो, नहीं तो अपने बच्चों की TC काट के यहाँ से आप जा सकते हैं। कौन सा स्कूल है जो इस तरह से मनमानी कर रहा है, क्या नाम? ये सीनियर श्रीराम स्कूल है, 60 फुट रोड, जवाहर कॉलोनी में। और इनमें से वो पेरेंट्स थे जिन पेरेंट्स की फीस हमने माफ़ की हुई थी, प्लस माफ़ करने के अलावा डिफ़ॉल्टर्स थे, लॉन्ग डिफ़ॉल्टर्स थे। वो सिर्फ पब्लिसिटी चाहते थे और पब्लिसिटी उनको मिल गई, वो हमें दबाना चाहते थे। लेकिन आप लोगों का ये है कि जनरल रूल जो है पूरे सोसाइटी का, जिन सब स्कूल्स का जो जनरल रूल है 10%, वही 10% हमने भी बढ़ाई थी। फरीदाबाद की आपको बता दें, पर्वतीय कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक घर के सामने गटर के सीवर की सफाई के दौरान भ्रूण मिला। यह घटना गली नंबर 170 में हुई, जहां एक शादी समारोह की तैयारी के चलते सीवर की सफाई की जा रही थी। सफाई कर्मी ने जैसे ही गटर का ढक्कन खोला, उससे सीवर में तैरता हुआ भ्रूण मिला। स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। इस्लाम और इरफान नामक 2 व्यक्तियों ने बताया कि शादी की तैयारियों के दौरान यह घटना घटी है। उन्होंने कहा कि भ्रूण 1 या 2 दिन का नहीं लग रहा था और ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान अधिकारी से जांच करवाई और कहा जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे घर के आगे से पानी निकला था। एक तो एक्चुअली हमारे घर में शादी है, तो हमारे घर के आगे से पानी निकला था। हमारे सामने पूरा कीचड़ हो गया था, ये गंदगी निकली थी सीवर से। तो हमने सीवर वाले बुलाया, साफ कराने के लिए इसको बुलाया। तो देखा तो फिर जैसे इसमें से फिर ये बच्चे का भ्रूण निकला है। और फिर हमने गली वालों को इकट्ठा करा, आपको बुलाया, सब चीज़ करी। अब देखो क्या होता है। पुलिस वाले भी आ रहे हैं, अभी फ़ोन करा है। तो क्या कहेंगे इस तरह ये से? तो देखो जैसे भी हुआ, ये गलत है जिसका भी है, मगर एक तो ऊपर वाला देता नहीं किसी को, और दे रहा है वो भी उसको व्यर्थ कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। ऐसी लोगों की मानसिकता के लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। जी हमने शादी हमारे पर उसमें तो सफाई कराई थी, पानी भर गया था। ये सफाई कराई है, जब पता चला है ये। तो पुलिस को फ़ोन किया आपने? नहीं, अभी तो हमने गली वालों को करा था, सूरज को करा, वो आपको बुलाया है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कितने दिन का ये है? ये 1-2 दिन का ही। 1-2 दिन का ही। तो क्या इस तरह से जो लोगों की मानसिकता बन रही है कि बच्चों को फेंक देते हैं, ये गलत है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये अभी 20 मिनट के करीब पहले सूचना मिली थी चौकी में कि वे सीवेज सफाई के दौरान एक भ्रूण मिला है। जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची है और अनुसंधान अधिकारी कार्रवाई कर रहा है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी और पूर्ण तरीके से जांच की जाएगी। यहाँ पे किसी का सीवर जाम हो रखा होगा, उन्होंने पर्सनल बुलाए सीवर साफ करने वाले। जब उन्होंने चेक करा तो इसमें ढक्कन खोलते हुए एक बच्चा मिला। तो उसकी मतलब लगभग उम्र होगी 3-4 महीने की उम्र होगी उसकी। तो जी ऐसे बच्चा मिला। अभी पुलिस वाले आए हैं, अब जांच वाँच होगी उसका क्या है क्या कुछ पता चल पाया है कि बच्चा लड़का है लड़की है? कुछ पता लड़का है लड़की जी अभी तो पता नहीं है इतना। वो जो साफ करने वाले आए थे वो रख के चले गए लड़के को। अब आके चेक करेंगे उसे, अब देखेंगे पुलिस वाले जब ले जाएंगे जब पता लगेगी जी। अभी इतना तो हमने देखा नहीं, उठ रखा है जी।
यमुनानगर के थाना प्रतापनगर के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में एक गर्भवती महिला के ससुराल में मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर बाइक सहित दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति, सास, ननद, जेठ सहित अन्य 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला का डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मायके पक्ष ने सभी की गिरफ्तारी से पहले शव न लेने की बात कही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को आज उनके पैतृक गांव भालखी माजरा में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 28 वर्षीय सिद्धार्थ यादव 2 अप्रैल को जामनगर में हुए जगुआर क्रेश में शहीद हो गए थे। शहीद सिद्धार्थ के पिता सुशील यादव ने बेटे की चिता को मुखाग्नि दी, जबकि एयरफोर्स की टुकड़ी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हथियार उल्टे करके फायर किया। सिद्धार्थ की 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी और उनकी मंगेतर सानिया भी शमशान घाट पर पहुंची, जहां वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाई और रोते हुए बार बार सिद्धार्थ के चेहरे को देखने की इच्छा जाहिर करती रही। सिद्धार्थ की मां सुशीला यादव और बहन खुशी भी इस मौके पर भावुक हो गई। मां ने कहा, मैं देश की हर मां से कहती हूं कि वह अपने बेटों को सेना में भेजें, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। सिद्धार्थ के पिता सुशील यादव ने कहा कि उनका सपना था कि बेटा चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने और उन्होंने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस किया। सिद्धार्थ ने अपने अंतिम समय में पब्लिक को बचाने के लिए खुद को इजेक्ट नहीं किया, यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। विंग कमांडर सचिन चंद्र निकाह ने सिद्धार्थ यादव को एक होनहार और जाबाज पायलट बताते हुए उनके बलिदान को सलाम किया। फरीदाबाद के सुभाष कॉलोनी में चोरों ने एक ऐसे घर को निशाना बनाया है जिस घर में कोई नहीं था और मकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना की जानकारी देते हुए आदर्श नगर थाना प्रभारी हरिकिशन ने बताया कि सुबह 8 बजे उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश चोरी हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। जैसे ही सबूत हाथ लगेगा तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक करीब सूचना मिली थी सुभाष कॉलोनी गली 9 में चोरी हो गई, तो मैं मौके पर पहुंचा हूँ। एफएसएल टीम बुलाई है, वो अभी चेकिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आसपास के जो सीसीटीवी है उन्हें भी खंगालने का काम जो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, चेक कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं। क्या अभी कुछ उसमें निकला है ऐसा कुछ, कितने लोग थे जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया जिन्होंने? अभी चेक कर रहे हैं, जैसे पता लगे उसी हिसाब से पता लगे। कितने की चोरी हुई है कुछ पता चला अभी तक? इलेक्शन चल रहा है। अच्छा, उसके बाद में बता पाया। जब ये चोरी की रात को चोरों ने अंजाम दिया, क्या घर में कोई था उस टाइम पे? घर पर नीचे कोई नहीं था। कोई नहीं था। भट्ट साहब, चोरी हुई है, कितने की चोरी हुई है? और अभी देखा नहीं हमने, पुलिस वालों ने देखने नहीं दिया है खोल के, वो पता लगेगा बाद में। अभी बंद दिया जैसा करता वैसा ही होगी। कितने बजे की वारदात है? अगर 12 से 2 बजे तक बीच में हुआ, 2 घंटे में हुआ। कुछ पता चला कहाँ से चोर आए थे? अभी निकलवा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, लोगों ने खोली नहीं, अपनी दुकानें अपने आप देखेंगे बाद में। पुलिस को सूचना दे दी गई? सारी 7 बजे दे दी गई थी, हमें सुबह पता चला था 7 बजे, तभी बता दिया था 20 से। पुलिस मौके पे पहुंची है, क्या पुलिस अपनी जांच कर रही है फिलहाल? अभी पूरा जांच कर रही है, जितना उनसे हो सकता है उतना कर रहे हैं। खबर यमुनानगर से, जहां एग्रोनेचर फार्मिंग कंपनी के हेड राकेश शर्मा का अपहरण कर दिया गया। आपको बता दें 5-6 युवक उन्हें स्कॉर्पियो कार में जबरन उठाकर ले गए। इस मामले की सूचना मिलते ही बुढ़िया गेट पुलिस की टीम ने कार सवार युवकों का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पीछा करते हुए शर्मा को पांटा साहिब से बरामद किया। सोनीपत निवासी नरेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर 17 में एग्रोनेटर फार्मिंग कंपनी में नौकरी करता है। कंपनी में एजेंटों की बैठक थी जिसमें हिमाचल प्रदेश व अन्य जिलों से एजेंट आए हुए थे। इसमें कमलेश, रिंकू व अन्य भी आए हुए थे, जिन्होंने बैठक के बाद कंपनी हेड राकेश शर्मा को बाहर लंच करने की बात कही। इसके बाद वह बुढ़िया चौक स्थित ढाबा पर पहुंचे। जब ढाबा पर जाने लगे तभी रिंकू, कमलेश ने अपने अन्य साथियों के साथ राकेश शर्मा को पकड़ लिया और जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बिठाकर ले गए।
जी हाँ, देखिए कल हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पे पूड़िया चौक के पास महाराजा ढाबा के पास एक 65 वर्षीय व्यक्ति थे। उनको 4-5 लड़के स्कॉर्पियो गाड़ी में उठा करके किडनैप करके लेके कोंडा की तरफ भाग गए थे। तो शिकायत प्राप्त होती है, हमने तुरंत किडनैपिंग केस दर्ज करके नाकाबंदी की और उनका तुरंत पीछा करते हुए उनको कोंडा साहब से हमने जो किडनैप किया था जिस व्यक्ति को, उसको कोंडा साहब से हमने बरामद कर लिया है। और 2 जो नामजद हमारे पास FIR में व्यक्ति थे, रिंकू सिंह और कमलेश, उनको हमने डिटेन किया है। पूछताछ करने के बाद उनसे आगामी कार्रवाई में मिलाया जाएगी। तो सर जो अपहरण किया गया था किस एवज में किया था? इनका एक ही कंपनी के MD हैं, केचुआ खाद की कंपनी है, उसके MD हैं। और जो आरोपी हैं रिंकू, रवि जोशी और ये कमलेश, इन्होंने कुछ हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों का कुछ पैसा उसमें लगाया हुआ है। और उसके पैसे जो लोग उनसे पैसे मांगते थे तो उन्होंने आकर के यहाँ इनसे मीटिंग करने के बाद हमें मीटिंग करने के बहाने से आए। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। हरदोई से अहम खबर है, जहां CSC में जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आया। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया है। आपको बता दें CMO ने जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं CMO ने जांच कराकर 2 संविदा नर्सों को हटाया है। CSC से हटाकर नया गांव ट्रामा सेंटर संबद्ध किया गया है। परिजनों के आरोप पर CSC प्रभारी अन्य पर भी जांच जारी है। जच्चा बच्चा की मौत और पैसे मांगने में 2 नर्सें हटाई गई हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। संविदा नर्सों को नया गांव ट्रामा सेंटर से संबद्ध किया गया है। हरदोई के शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है। तो हरदोई से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें CMO ने जांच कराकर 2 संविदा नर्सों को हटाया। CSC से हटाकर नया गांव ट्रामा सेंटर संबद्ध किया गया। परिजनों के आरोप पर CSC प्रभारी व अन्य पर भी जांच जारी है। जच्चा बच्चा की मौत और पैसे मांगने में 2 नर्सों को हटाया गया है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। संविदा नर्सों को नया गांव ट्रामा सेंटर से संबद्ध किया गया। हरदोई के शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है। तो CMO ने जांच कराकर 2 संविदा नर्सों को हटाया। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें CSC से हटाकर नया गांव ट्रामा सेंटर संबद्ध किया गया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। परिजनों के आरोप पर CSC प्रभारी अन्य पर भी जांच की जा रही है। तो जच्चा बच्चा की मौत और पैसे मांगने में 2 नर्सें हटाई गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। 2 नर्सों को संबद्ध किया गया। जच्चा बच्चा की मौत और पैसे मांगने में ये 2 नर्सों पर कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि हरदोई का एक मामला आया था जिसमें CSC में एक महिला, गर्भवती महिला के लेकर परिजन पहुंचे थे जहां डिलीवरी होनी थी। लेकिन वहां परिजनों ने आरोप लगाया कि जच्चा बच्चा की मौत हो गई और जिसका मुख्य कारण था तो वहां जो संविदा पे कर्मी, संविदा 2 नर्सों की तैनाती थी, वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे और पैसा न देने की वजह से कोई भी डॉक्टर न कोई नर्स ने उन गर्भवती महिला को हाथ नहीं लगाया और हाथ न लगाने की वजह से वो महिला की हालत गंभीर हुई और वहीं पे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजन वहां पे हंगामा करने लगे, जिसके बाद तमाम डॉक्टर जो सब इकट्ठा हुए। ये मामला जब मीडिया में उछला तो मीडिया के माध्यम से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को ये मामला पूरी जानकारी मिली। उसके बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने हरदोई CMO को तत्काल फोन करके इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके अनुरूप भी देखा जाए तो CMO ने पूरे मामले की जांच करवाई और पूरी रिपोर्ट ब्रजेश पाठक के पास हुई। उसके बाद 2 संविदा महिला कर्मियों को
सीएचसी से हटा के ट्रामा सेंटर संबद्ध कर दिया गया। बाकी सीएचसी प्रभारी और अन्य जो कर्मचारी हैं, अन्य के खिलाफ भी जांच जारी की गई। कौशलेंद्र, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संविदा नर्सों को नया गांव ट्रामा सेंटर से संबंध किया गया है। हरदोई से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरदोई के शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है। हरदोई के सीएचसी में जच्चा बच्चा की मौत के बाद डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया और ये कार्रवाई हुई है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सोनभद्र से अगली अहम खबर, जहां 10 वर्षीय लड़के पर लकड़बग्घे का हमला हुआ है। हमले में मासूम बुरी तरह से घायल हो गया है। पिता ने लकड़बग्घे के हमले से बेटे को बचाया। आनन फानन में उसे रिहंद चिकित्सालय ले जाया गया। बीजपुर थाना क्षेत्र के नकटू पुलिया का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शिष्टाचार भेंट की। इस भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी मुद्दों पर चर्चा की और राजनीतिक, सामाजिक तथा विकासात्मक विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं। ये मुलाकात दोनों राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने राज्य के विकास और जनता के हित में किए जा रहे प्रयासों का भी बातचीत के माध्यम से बातचीत की है और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम योगी को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के भारत भारी पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली विद्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही विद्यालय में स्थापित गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही, विधायक जयप्रताप सिंह, विधायक विनय वर्मा, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डुमरियागंज क्षेत्र के नगर पंचायत भारत भारी के इस क्षेत्र में विद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई। जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए महाकाली की आराधना की तिथि भी है और इस अवसर पर इस भारत भारी में डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ ज्ञानस्थली का लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर मैं यहाँ के सभी वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां सोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में एक बार फिर किसानों की मेहनत पर भारी पड़ा है। आपको बता दें, आग ने लगभग 200 बीघा गेहूं की फसल, खड़ी फसल को आग ने अपनी चपेट में लिया और जो आग से पूरी फसल राख में तब्दील हो गई। यह घटना धनौरा, महदैया, लक्ष्मीनगर, कुटियाडीगर और नदवलिया गांव के सिवान में हुई है। आपको बता दें, आग लगने के बाद क्षेत्रीय लोग और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ी। भारी प्रयासों के बावजूद आग ने सैकड़ों बीघा की खड़ी फसल खाक कर दी। आपको बता दें, फसल के जलने की इस घटना ने किसानों को दुखी कर दिया है। किसानों की आंखों से आंसू बह रहे हैं क्योंकि उनकी सालों की मेहनत पल भर में राख हो गई है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू की।
अगली खबर कानपुर से है, जहां नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में स्कूलों की मनमानी भी शुरू हो गई है। तमाम स्कूलों ने फीस में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं अभिभावक स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई दुकानों आपको बता दें बताई गई दुकानों से ही कॉपी किताबें खरीदने को मजबूर हैं। कानपुर में स्कूल संचालकों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। डीएम कानपुर ने शुल्क नियामक अधिनियम लागू करने का आदेश पारित किया है, जिसके चलते शिकायत मिलने पर स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी का कहना है कि स्कूल शैक्षिक सत्र शुरू होने से 2 महीने पहले शुल्क में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसे उन्हें स्कूल की वेबसाइट पर अपडेट करना जरूरी है। वहीं स्कूल किसी भी अभिभावक को किसी विशेष दुकान से कॉपी किताबें खरीदने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। इस विषय में जो जनपदीय शुल्क नियामन समिति है उसका गठन कर लिया गया है और इसमें जो शिक्षक अभिभावक सदस्य के रूप में एक होने चाहिए उनको भी नामित किया गया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नामित किया गया है। इसके अलावा हमारे DIS और XNPWD हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी हमारे स्कूल जो भी संचालक हैं कि प्रावधान ये है कि जो भी वो फीस तय करेंगे वो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से 60 दिवस पूर्व उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने का प्रावधान है। इसके अलावा ये भी निर्देश है कि कोई भी जो फीस है वो शुल्क जो भी लेना है उनको उसकी रसीद उनको दी जाएगी। इसमें ये भी निर्देश है कि कोई भी विद्यालय किसी विशेष दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता है और अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो इस अधिनियम में 2018 से लागू है उसमें दंड का प्रावधान भी है। इसमें जो भी हमारे प्रभावित पक्ष हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, वो सबसे पहले अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को या प्रबंधक को बताएंगे और प्रबंधक का यह दायित्व होगा कि वो 15 दिवस में उस शिकायत का निराकरण करेगा। गाजीपुर में ग्रामीणों और एक सेना से रिटायर्ड जवान ने मिलकर एक अनोखी पहल की है। वो बिना सरकारी मदद के आपको बता दें मगई नदी पर पक्का पुल बना रहे हैं। ये पुल कायमपुर छावनी सहित कई गांवों को जोड़ेगा। सेना से रिटायर्ड रविंद्र यादव ने पुल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का योगदान दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 25 फरवरी 2024 को पुल का शिलान्यास किया। इसके बाद से लोगों का आर्थिक सहयोग लगातार मिल रहा है। 108 फीट लंबे इस पुल का निर्माण कार्य आपको बता दें आधा पूरा हो चुका है। नदी में 2 पिलर बन चुके हैं। इंजीनियरिंग कोर्स से रिटायर्ड रविंद्र यादव और एक आपको बता दें आर्किटेक्ट की देखरेख में पुल की डिजाइनिंग और निर्माण कार्य चल रहा है। आजादी के बाद से ग्रामीण पुल के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान में लोग बांस का पुल बनाकर आवागमन करते हैं। बाढ़ के समय छोटी नाव का सहारा लेना पड़ता है। पुल न होने से जिला मुख्यालय की दूरी 10 से 12 किलोमीटर बढ़ जाती है। थाना मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन सड़क मार्ग से जाने में 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण आपसी आर्थिक सहयोग और श्रमदान के जरिए पुल का निर्माण करने में जुट गए हैं। ग्रामीणों की ये मेहनत रंग लाती भी नजर आ रही है। ये पहल बिहार के दशरथ मांझी की याद दिलाती है, जिन्होंने अकेले हथौड़ी और छेनी से पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। परिचय देने से पहले हम आप लोगों को इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए, आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए इतनी कड़ी धूप में आप लोग चल कर के आए, हम लोगों का सहयोग करने के लिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत यादव, बगल के गांव बांसदेपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर एक बांस का पुल दिखाई दे रहा है और बगल में एक निर्माणाधीन पुल है, क्या कहानी है दोनों? कहानी ये है कि जब से यह गांव बसा है, करीब 200 साल पहले से यहाँ गांव बसा है और इस गांव के लिए दुर्भाग्य ये है कि इस गांव के लिए आज आप रास्ते से चल करके आए हैं। आज से 15-16 साल पहले इस गांव में रास्ता के नाम पे न पूरब से, न पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण से, न रास्ते के नाम पे कुछ नहीं था। बस था तो केवल टूटी फूटी बेड़ियां। अगर इस गांव में किसी की अनहोनी हो जाए, किसी को कीड़ा काट लिया, किसी को मैंने किसी तरह की कोई समस्या हो, तो वो रास्ता से चल करके नहीं, वो मचोलना से चल करके जाता था मोहनपुरा और मोहनपुरा से
टूटी फूटे रास्ता से फाकराबाद होते हुए मोहम्मदाबाद से तो गाजीपुर जाता था। इसमें आने जाने के लिए तो भैया हम लोग आ ही जा नहीं रहे थे, इसलिए नहीं आ जा रहे थे कि बाढ़ आ जाती है। यहाँ से लगभग हमको लग रहा है कि 500 मीटर नाव पर चढ़ा जाता है, जो उस गांव की दूरी है, और उस मंदिर तक जा करके उधर मेरा बगल में खेत भी है, उस खेत में जजात लगी रहती है, नाव से लोग जाते हैं, नाव डूब भी जाती है, जजात भी नुकसान होता है, और हम लोग भी चढ़ते हैं, बहुत डर के मारे चढ़ते हैं कि अभी नाव डूब जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें मर जाएंगे। लेकिन मजबूरी में कहीं ना कहीं हम लोग चढ़ते हैं। लेकिन अब जैसा ही कालिका यादव ने पहल किया, पूछा सारे लोगों से, क्षेत्र के लोगों से पूछा कि भैया यहाँ हम ये चीज चाह रहे हैं कि ये पुल बन जाए। हम लोगों ने कहा कि भैया ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन ये काम हो जाए तब। इन्होंने कहा कि आप लोग केवल हमारा साथ दीजिए, साथ यदि देंगे तो ये काम हम लोग कर लेंगे। ग्रामीणों के पहल तो है, सबसे धन्यवाद दूंगा इनके कालिका यादव के भाई रविंदर यादव को, अपने गाढ़े कमाई का 10 लाख रुपया देकर, और हमारे न्यायमूर्ति शेखर यादव से जो इसका शिलान्यास किए। उसी समय जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ कि जरूर इस काम को करना चाहिए, और जनता ने अपने तहे दिल से मेहनत कर रही है, और जो जिसको बनता है वो यहाँ देने का काम करता है। और हमारे पास ये कालिका यादव पहुँचे मोहम्मदाबाद और कहे कि भैया पुल हम लोग बनवा रहे हैं, उसमें आपका जो सहयोग होगा, हमने कहा कि हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जितना हुआ उतना हम लोग मेहनत करके इनको व्यवस्था कराया। अगला कड़ी में भी हम लोग चाहते हैं कि 2 महीना के अंदर ये पुल का पूरा निर्माण हो जाए। आप ब्लॉक प्रमुख रहे, ये तो किसी निधि से बनना चाहिए, प्रशासनिक आप तो जानते हैं, फिर ये गाँव के लोगों को अपना पैसा देना पड़ रहा है। भाई ये तो जनता की, जनप्रतिनिधि लोग का सोचना चाहिए कि अपने व्यवस्था से इसको बनवाया जाए। कुछ दिनों से झेल रहे थे तो आए तभी न देखे, यहाँ की स्थिति देखी करने का काम शुरू कराए। कैसे शुरू हुआ, मतलब क्या पहले कौन पहल किया, पैसा कैसे आया? पहल वही पहल किए ना, पैसा वही दिए, उसके बाद जनता पैसा देना शुरू कर दी। ये क्या क्या बात हुई, बतला तो दिए भैया ना कि वो आए, न्यायमूर्ति साहब को बुलवा कर इसका जो है कि शिलान्यास कराए, और यहाँ की मिट्टी देखे, एक बाद मिट्टी देख कर कहे कि नहीं नीचे की जो है कि मिट्टी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी इसी विभाग के इंजीनियर हैं फौज में। एक बाद जब अपना काम शुरू हो गया तो धीरे धीरे जनता जो है कि अपने माने चंदा देना शुरू कर दी, हम लोग अपना काम कराते रहे। अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है कि ग्रामीणों द्वारा कायमपुर में मंगई नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है। चूँकि उनका कहना है कि इस पुल की उनको आवश्यकता थी और ये स्वीकृत नहीं हो पाया। तो चूँकि ये एक पुल का मामला है और पुल जो है काफ़ी भारी वाहन भी उसमें चलेंगे और ये पब्लिक सेफ्टी से संबंधित है, तो इसके संबंध में जांच कराई जाएगी कि क्या वो पुल जो बन रहा है, निर्माणाधीन है अभी तो उस पुल की क्या स्ट्रेंथ है और क्या ये PWD के विभागीय नियमों के तहत बनाया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता क्या है, ताकि किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई पब्लिक सेफ्टी को लेकर के कोई बात ना हो, इसको हम लोग चेक कराएं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। झांसी में वक्फ बोर्ड के फैसले के मद्देनजर शुक्रवार को जुमे की नमाज शांति के साथ अदा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, SP ग्रामीण गोपीनाथ सोनी और CO सिटी स्नेहा तिवारी भी मौजूदगी रही। पुलिस फोर्स के बीच मरकज मस्जिद और रजा मस्जिद में नमाज अदा की गई। इसके साथ फ्लैग मार्च निकालकर शांति का संदेश दिया गया। सभी मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौटे। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है और मुस्लिम बस्तियों में या मस्जिदों के सामने विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी प्रकार का कोई रिएक्शन या कोई बात हो तो तत्काल उसका समाप्ति कराया जा सके या उस पर नियंत्रण रखा जा सके। सभी मस्जिदों पे हमारी फोर्स लगाई गई है, सभी महत्वपूर्ण स्थानों पे नगर में और पूरे जनपद क्षेत्र में हमारी फोर्स लगाई गई है। हम सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ और सभी थानाध्यक्ष और सभी फोर्स जो है आज हमारी क्षेत्र में है और शांतिपूर्वक नमाज संपन्न कराई जा रही है। बांदा में दबंगों के हौसले कुछ इस तरह बुलंद हैं कि पुलिस का भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है।
या यूं कहें कि पैसा बोलता है, या ये भी कह सकते हैं कि पैसे के सामने पुलिस भी नहीं बोलती है। ऊपर से पुलिस का डंडा भी पीड़ितों को पीटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें, पुलिस का डंडा छीनकर अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त दबंगों ने मौके पर मौजूद पुलिस का डंडा छीनकर दलितों के साथ महज इसलिए मारपीट की गई क्योंकि बस्ती के सामने से तेज रफ्तार में निकल रहे ट्रैक्टर को दलित बस्ती के लोगों ने थोड़ा धीमे चलाने के लिए कहा था। आपको बता दें, ये पूरा मामला इंदिरा पुरवा थाना मटोंद का है, जहां बालू माफिया नीरज के ट्रैक्टर को धीमा चलाने की बात कहने पर माफिया भड़क गया और अन्य लोगों को बुलाकर दलितों के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ से डंडा छीनकर उनको पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं खड़ा था, मुझे मारपीट की। हाँ, किन लोगों ने मारपीट की? नीरज तिवारी। हाँ, और उसके अन्य भाई ने दबंगी से। आप लोगों ने मौके पर पुलिस बुलाया था? जी, मौके पर पुलिस बुलाई, पुलिस भी साथ में थी। पुलिस का डंडा ही लेके मुझे मारपीट की। हाँ, आप लोगों को पुलिस का डंडा लेके मारा? पुलिस क्या कर रही थी? कुछ नहीं बोली थी। अभी आप कप्तान साहब के पास गए थे, तब क्या हुआ? कप्तान साहब के पास गए थे, अभी बोल रहे थे कि तुम जाओ घर, इसके बाद 1 घंटे बाद हमारी डॉक्टरी होगी। काहे रो रही हो? कहाँ जाए हम? को का कहता है? इससे अच्छा है कि उनके ट्रैक्टर इनके तरह आकर मर जानता है मन्नी। तो कौन है ट्रैक्टर वाले? राजकुमार है, घर का गांव का बारू माफिया, घर के बगल से रहा था। तो मारने की भी धमकी दी है? हाँ, कह रहा था कि बार बना लेना, तुम हमारे जाओ, तुम्हारे एक बार छोटा भाई कहा था हेमंत कि कुछ हुआ अगर कहूँ ट्रैक्टर हम आप फंस जाएंगे तो तुम्हारे घर में घुस के मर गए। और इस बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आदेश के बाद भी आपको बता दें, नजीराबाद थाना क्षेत्र के अशोकनगर इलाके का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने भी बंद कर रखी आंखें। नजीराबाद थाना क्षेत्र के अशोकनगर इलाके का पूरा मामला है। आपको बता दें, मंदिर के बराबर में ही खोल रखी है शराब की दुकान। स्कूल मंदिर के पास शराब की बिक्री की इजाजत नहीं, लेकिन कानपुर में यह धड़ल्ले से हो रहा है। कानपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। शराब माफिया नहीं मानते हैं सीएम का आदेश, ना ही कोर्ट का आदेश मानते हैं। आदेश के बाद भी मंदिर के बगल में धड़ल्ले से बिक रही है शराब। कानपुर से इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नजीराबाद थाना क्षेत्र के अशोक नगर इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर जिला आबकारी अधिकारी ने भी आंखें बंद कर रखी हैं और कानपुर के इस इलाके में धड़ल्ले से मंदिर और स्कूल के बगल में ही शराब का ठेका चल रहा है, शराब उड़ाई जा रही है और कानून का जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है। मंदिर के बराबर में ही शराब की दुकान खोल दी। आप समझ सकते हैं किस तरीके से मनमानी चल रही है। स्कूल मंदिर के पास ही शराब की दुकान खोल दी और धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। कानपुर से खबर आपको दिखाना है। शराब माफिया सीएम का आदेश नहीं मानते हैं, कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं और ना ही प्रशासन का आदेश मानते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बाराबंकी से है, जहां टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र के वडरावा गांव निवासी देवी दीन अपने 1 वर्षीय पुत्र गणेश के मुंडन संस्कार के लिए परिवार और रिश्तेदारों के साथ पिकअप वाहनों में नंदेश्वर जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के जेठौती कुर्मियान गांव के पास वीआईपी ईंट भट्टे के निकट आगे चल रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएससी भेजा। घायलों में सावित्री, पराना, प्रदीप, जगन्नाथ और 9 माह की गर्भवती सुनीता का सीएससी में इलाज चल रहा है।
और अगली अहम खबर संभल से है, जहां संभल में थाना धनारी पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरोह भोले भाले लोगों को झांसा देकर उनसे धन ऐंठने और मानव तस्करी में लिप्त था। इस मामले में मुख्य आरोपी दशरथ सिंह उर्फ DS सिसोदिया, जो मथुरा की एक निजी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोफेसर है, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का खुलासा और गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार 21 मार्च 2025 को थाना धनारी में इस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई और उनके मोबाइल का अवलोकन किया गया तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। जनपद संभल में 21 तारीख को 21 मार्च को थाना धनारी पे एक अभियुक्त का अपहरण करके उसको आगरा ले जाया गया था। उसके ऊपर तंत्र क्रिया करने के बाद में जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसको मारा भी जा सकता, व्यक्ति चिल्लाया, उसके बाद में थाना धनारी पे आके सूचना दी थी। इसके संबंध में पिछली 28 मार्च को एक खुलासा किया गया था, जिसमें 14 लोगों को अंतर्राज्यीय धन वर्षा गैंग के नाम से जेल भेजा गया था। उसी में ही आगे हमारे एडिशनल एसपी अनुकृति की टीम द्वारा अगर उसमें आगे और मेहनत की गई तो पूछताछ में एक DS सिसोदिया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। यह DS सिसोदिया 3 साल से इस धनवर्षा गैंग से जुड़ा हुआ था। इसके द्वारा बताया गया कि इसकी DN त्रिपाठी नाम के व्यक्ति से बातचीत चल रही थी। स्वयं को इसने अपना मीडिया का सदस्य बताया। मीडिया वो ग्रुप है जो इस पूरे धनवर्षा गिरोह के अंदर लड़की सप्लाई करने का काम, प्रोक्योर करने का और आगे धर्म गुरु तक जो भी गुरु है उनका उस तक पहुंचाने का काम इसका किया जाता था। और इसके द्वारा ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोफेसर है। इस व्यक्ति को 67A IT एक्ट और 111(2) और 143 BNS के अंदर उसका अभियोग पाया गया है। इसके आधार पर इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य जो भी सदस्य धनवर्षा गिरोह के हैं उन लोगों पर भी जल्दी उनको पकड़ के। अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने वर्तमान में IPL क्रिकेट मैच में होने वाले सट्टे में सट्टा खिलवाने वाले 5 सटोरियों को धर दबोचा। इस गिरफ्तार किए गए सटोरियों के पास से 2 लैपटॉप, 9 कीपर लेड मोबाइल, 10 स्मार्टफोन, सट्टे की पर्चियां सहित एक स्कूटी तथा 6,78,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। DCP क्राइम मोहम्मद कासिम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को पिछले कई दिनों से IPL क्रिकेट मैच में जीत हार के साथ प्रत्येक बॉल पर सट्टा लगाने वालों की सूचना मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने थाना सेन पश्चिमी परा में छापा मारकर सटोरी को गिरफ्तार किया, जिसमें रोहित कुमार, विजय, संदीप, साहू, सौरभ, मखानी, अमित सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 4 अप्रैल को 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये IPL में सट्टा खिलवाते थे ये, और इनमें थाना सेन पश्चिम पारा से 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम रोहित कुमार, विजय, संदीप, साहू, अमित और सौरभ मतानी हैं। ये 5 व्यक्ति हैं। इन 5 के पास से लगभग 6.7 लाख रुपए बरामद हुए हैं। लैपटॉप, कीपैड मोबाइल और 10 स्मार्टफोन्स इनके पास से बरामद हुए हैं। कानपुर देहात के रानीपुर गांव निवासी शुभम कटियार का शव गुरुवार को यमुना नदी से NDRF टीम द्वारा बरामद किया गया। शुभम BSc फाइनल ईयर का छात्र था और अपने परिवार के साथ दुखद घटना के बाद महेशपुर घाट पर नहाने गया था। घटना के अनुसार शुभम अपने परिजन के अंतिम संस्कार के बाद अन्य लोगों के साथ महेशपुर घाट पर नहाने उतरा। नहाने के बाद वो वापस नहीं आया, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही अमराहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से तलाश से शुरू की। देर रात तक सफलता न मिलने पर SDM शालिनी उत्तम ने NDRF टीम को बुलाने के निर्देश दिए। शुक्रवार सर्च ऑपरेशन के बाद शुभम का शव बरामद किया गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर के गुजनी थाना क्षेत्र की रामगोपाल इलाके में घनी आबादी के बीच देसी शराब का ठेका खुलने पर क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्षेत्रीय लोगों ने एकत्रित होकर ठेके के बाहर
पहुंचकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, लोगों ने प्रदर्शन के बाद ठेके के कर्मचारियों को बाहर निकलवाकर ठेके का शटर बंद करवाया। लोगों का कहना है कि अस्पताल, स्कूल और घनी आबादी होने के बावजूद भी ठेका खोला जा रहा है। वहीं ठेका बंद करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग अधिकारियों से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं। है विषय ये है कि ये जो पीछे देसी शराब का ठेका है, एक तो ये रामगोपाल चौराहे के नाम से आवंटन है। हमें इससे भी समस्या नहीं कि आप कहाँ खोल ले कहाँ नहीं खोल ले। अभी पहले उस लेन में खुला हुआ था ठेका और इंग्लिश और सब खुला हुआ था, वो सड़क पे कोई लगभग नहीं निकलता भला आदमी। अब उन्होंने बियर और अंग्रेजी उधर कर दिया, देसी इस तरफ कर दिया, मतलब आदमी नहीं निकलेगा। ये सामने 50 मीटर में पुलिस अस्पताल है, मैरी जीसस विद्यालय है, 50 मीटर पीछे मंदिर बना हुआ। इसके बावजूद भी खुलेआम सड़क में शराब पी जाती, निकलने वालों के साथ झगड़ा होता। तमाम वीडियो मेरे पास पड़े, 3 दिन के हाल है ये। घनी बस्ती और मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर शराब ठेका खोलने को लेकर महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में हल्ला बोला है। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि वे थाना बर्रा स्थित हरदेव नगर के निवासी हैं। रसूख के चलते और मानकों को ताक में रखकर जबरन शराब ठेकों को खोला जा रहा है, जबकि 30 मीटर की दूरी पर दुर्गा मंदिर है। मंदिर के आसपास घनी आबादी है जिसमें महिलाएं और बच्चे रहते हैं। शराब ठेके को खोलने से माहौल बिगड़ सकता है और लोगों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ठेका न खोला जाए, इसके विरोध में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इसकी शिकायत निकट थाने में भी की गई है, मगर कार्रवाई न होने के कारण महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में हल्ला बोला। आज हम इसलिए आए हैं कि हमारे घर के बगल में बस्ती में, जहाँ पर बहुत लोगों की बस्ती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, स्कूल, दोनों तरफ मंदिर है, वहाँ पर शराब का ठेका खोल दिया गया है। तो उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। पहले हम लोगों ने थाने में एप्लीकेशन दी थी तो सबको भगा दिया गया था कि यहाँ से ले जाइए, ये ठेका खुल के रहेगा यहाँ पर। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारी बस्ती में ये ठेका शराब का नहीं होना चाहिए और जहाँ बस्ती ना हो वहाँ खोलिए जाके। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का